नमस्कार, मैं हूँ रिदेश कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफ़े में। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसका सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके आगे मैं पढ़ाने के लिए आप सबको आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कूलम्ब्स लॉ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दिया है। यदि आपने वो चीज़ नहीं देखा तो आप मेरे इस वीडियो को पहले देख लें क्योंकि ये इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। पिछले चैप्टर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया था, उसमें काफ़ी आप स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो भी बनाकर अपलोड किया है जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी मेरे पास आए थे जो कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं था और वो इस टॉपिक में थे, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो आज वो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, तो पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपके उस पढ़ाने पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये वही चीज़ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके थे, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज इसी के कंटिन्यूएशन की टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसमें हमने पढ़ा था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन डिफाइंड पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, तो ये जस्ट कंटिन्यूएशन के लिए है। इसके की पॉइंट्स क्या थे आपको कि एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, एक पॉइंट नोन है पॉजिटिव चार्ज के लिए जिसको डिफाइंड पॉइंट कहा गया, और एक पॉइंट इन्फिनिटी है जहाँ से मुझे चार्ज को लेकर आना है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मौजूद है। आज के टॉपिक आपका नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके देगा जिसपे कुछ बेसिक फंडामेंटल टाइप के न्यूमेरिकल हैं, काफ़ी सिंपल से आप बनाएंगे, आपको आराम से बन जाएगा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। पहले देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। The amount of work done in bringing a unit charge from one point to another point is known as potential difference. तो potential difference कहता है कि कितना काम किया गया एक यूनिट चार्ज को, मतलब सिंगल चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने के लिए। मीन्स पिछले बार में 1 पॉइंट टू फ्रॉम इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था कि इन्फिनिटी से एक नोन पॉइंट पे लाना था। यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट मीन्स बोथ पॉइंट आपको यहाँ पर नोन है। और इसके बाद से इसकी एसआई यूनिट हम लोग वोल्ट है, मीन्स इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। इट इज गिवन बाय, इसके जो फॉर्मूला है ये इस डेफिनेशन से आता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग कहते हैं। तो यही बोल रहा है कि कितना काम किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन, कितना काम किया गया। यहाँ जो लिखा ना अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो यही हो गया वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वही है कि उस काम करने में कितना चार्ज मूव किया। ये बनकर आया वोल्टेज का एक फॉर्मूला। देयर विल बी वन मोर फॉर्मूला विच विल बी डिराइव्ड फ्रॉम ओम्स लॉ, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो ये एक पहला बेसिक फॉर्मूला निकल कर आया वोल्टेज का, V इज इक्वल टू, जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो यही होता है V इज इक्वल टू Q बाई T। इट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये एक तरह से ना आपको याद करने वाला चीज है, ये सारे पॉइंट्स जो है मेन की अंडरस्टैंडिंग है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट डाला है जो कि लैब में आप देखेंगे, ये आपके घर के स्टेबलाइजर में भी दिखाता है या टीवी में साथ, या घर के जो मेन स्टेबलाइजर है कि उसमें वोल्ट मीटर लगा रहता है जो कि आपको वोल्ट दिखाता है, जैसे ये 200 वोल्ट 300 वोल्ट तक का। तो ये जो कांटा है जहाँ तक रहेगा उतना वोल्टेज आपको दिखाएगा। ये मल्टीमीटर होते हैं, ये अक्सर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में रहते हैं। तो इसकी सेटिंग बदल सकते हैं हम लोग। तो ये करंट भी यूज करता है, करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, करंट नापने में भी इस्तेमाल होता है और वोल्टेज नापने में भी होता है। ये एक मल्टीमीटर इसे कहा जाता है, ये एक प्योर वोल्ट मीटर है। आप इससे भी वोल्टेज नाप सकते हैं, डिजिटल आउटपुट दे रहा है, इससे भी हम लोग वोल्ट मीटर है वोल्टेज नाप सकते हैं, ये एक एनालॉग आउटपुट दे रहा है। अब आते हैं जो हमारा मेन चीज था
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का की डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने पहले बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैंने बता दिया, डेफिनेशन क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या हैं। क्वेश्चन आता है कि दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि काफी दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस तो फर्क है, वो फर्क जानना जरूरी है, ये समझने वाला पॉइंट है आपका। मैंने दो टेबल बना लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पहले मैं सारे को लिख देता हूँ एक एक करके, फिर मैं एक एक करके समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वन पॉइंट वाज नोन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, जो मैंने आज फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट स्लाइड में भी इंक्लूड किया था, कि इसमें एक पॉइंट नोन है एंड अदर पॉइंट इज अननोन। ये जो डिफाइंड पॉइंट था वो आपका नोन था, अननोन दूसरा पॉइंट अननोन था, मतलब वो इन्फिनिटी था। अननोन मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, वो इन्फिनिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट हमको मालूम है, बोथ पॉइंट्स आर नोन, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ ले जाना है ये दोनों मुझे पोटेंशियल डिफरेंस में लाना है। इट कैन बी वेरी लॉन्ग, ये कश्मीर से कन्याकुमारी भी हो सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी है, डिस्टेंस नोन तो है ना, इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस बट डिस्टेंस इज नोन, वो नोन डिस्टेंस है। सो यही बोल रहा है कि इसमें दोनों पॉइंट जो हमें मालूम है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहता है। डेफिनेशन ही कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क एंड मूविंग एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ डिफाइंड पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो डेफिनेशन में ही कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होना जरूरी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन पिछले जो स्लाइड्स में देखे थे उसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है। जनरली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही, बट समहाउ इफ यू मैनेज साइंटिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो भी ये डेफिनेशन वैलिड रहेगा। बट प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग कि कंपलसरी डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट वेरी टफ टू रिमूव इलेक्ट्रिक फील्ड, बट डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोस्टली प्रेजेंट, प्रेजेंट तो रहता है बट ये डेफिनेशन के हिसाब से कंपलसरी नहीं है। प्रैक्टिकली आप जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑटोमेटिक बनना ही बनना है, बट डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। उसमें था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें नेचर ऑफ चार्ज क्या था, पॉजिटिव था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इस पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन कहता था सिर्फ चार्ज को मूव करने के लिए, ये नहीं कहा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो है टिल इंफिनिटी के लिए, क्योंकि डेफिनेशन कहता था इंफिनिटी से लाना है। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये कहता है दो नोन पॉइंट के बीच में। इंफिनिटी है तो चूंकि इंफिनिटी हम लोग खोज नहीं सकते हैं, इंफिनिटी इज जस्ट ए थ्योरेटिकल थिंग, मतलब ये डेफिनेशन थ्योरेटिकली हर लिमिट तक के लिए वैलिड है, बट ये थ्योरेटिकल हो जाएगा। द मोमेंट आप दो पॉइंट के बीच में करंट को ट्रांसफर करेंगे तो वो डिस्टेंस नोन हो जाएगा, और जैसे ही डिस्टेंस नोन हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कहीं पे भी जो बिजली ट्रांसफर करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थ्योरेटिकली बनकर आया कि ठीक है ये थ्योरी तो हमारा इन्फिनिटी तक वैलिड है, अब उसको इस दो डिस्टेंस के बीच में लगा लेते हैं। तो जब तक इन्फिनिटी तक वैलिड, इन्फिनिटी की बात हो रही थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी। आप जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे तो आप कश्मीर से दिल्ली लाएं या कश्मीर से कन्याकुमारी ले जाएं, डिस्टेंस दोनों में नोन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा। ये इस दो पॉइंट का मेन डिफरेंस था जो आपको समझने में मदद करेगा। ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैं प्ले तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसके स्लाइड्स में समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए। कि ये वाटर टैंक है और ये पाइप से कनेक्टेड है, दोनों के लेवल बराबर हैं तो किसी का किसी में पानी फ्लो नहीं करेगा। अब ये देखिए इसमें हमने एक स्टॉप कॉक लगा दिया, सपोज हम यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा देते हैं। सो द मोमेंट वी इम्प्लीमेंट स्टॉप कॉक, ये पानी इधर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस स्टॉप कॉक को रिमूव करेंगे ये पानी इधर भरना शुरू हो जाएगा, इधर से पानी घटते जाएंगे, तब तक घटेगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। अगर ये पानी का लेवल जितना ऊपर रहेगा उधर वो
उतने ही तेजी में पानी आएगा। तो वही इलेक्ट्रिक करंट का भी होता है कि सेंडिंग एंड का जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा तेजी में या उतना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए अब जो ये चैप्टर है ना, बेसिकली कुछ छोटे छोटे सेपरेट टॉपिक्स हैं एंड ऑल ऑफ ए सडन ये छोटे छोटे सेपरेट टॉपिक्स आते जाएंगे, आप समझते जाएंगे और वो वहीं पे ख़त्म भी होते जाएंगे एंड देन आपको न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ के बाद सीरीज पैरेलल से शुरू होता है और फिर केवल न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो आप इसमें ना इंटर कनेक्शन मत खोजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसमें क्या रिलेशन है, इसका उसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन आपको समझ है, सारे में रिलेशन और जरूरत भी है, लेकिन वो सीरीज पैरेलल में आएगा। फिलहाल आप इनको ना सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक समझिए और उन टॉपिक को अलग अलग समझते चलिए। कुछ पॉइंट्स स्किप हो रहे हैं, मुझे भी मालूम है। वो पॉइंट्स को जब न्यूमेरिकल्स होंगे ना तभी मैं उसको इंक्लूड करूंगा और आपको बताऊंगा। सो आपका इलेक्ट्रिक करंट है और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि अगर उन पॉइंट्स को मैं अभी इंक्लूड करूंगा तो फिर आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा और ये वीडियोस भी बाकी वीडियो की तरह आपको बोरिंग लगेंगे या फिर आपको लगेगा कि अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये चैप्टर टफ है, तो लेट मी टीच इन माय फैशन, मेरे स्टाइल में आप मुझे पढ़ाने दीजिए ताकि मैं इसको इजी से इजी कर सकूं आपको समझने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर को समझने के लिए, इसलिए मैंने ना इस चैप्टर में जो इंटर कनेक्शन था उसको फिलहाल हाइड कर दिया और टॉपिक्स को सेपरेट सेपरेट कर दिए। इंटर कनेक्शन मुझे मालूम है कि कब आपको बताना है। सो जो टॉपिक छूट रहे हैं उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप बस ये देखिए कि जिस दिन चैप्टर मैं ये खत्म करूंगा उस दिन आपको सारा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा और उस दिन कुछ छूट रहा है या नहीं। बाकी ये बीइंग ए टीचर मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी टॉपिक पहले पढ़ानी है और कौन सी बाद में। सुबह आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो कि ये छूट गया वो छूट गया, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी एक मैसेज के फ्लड आ गए थे करीब कि ये टॉपिक सर छूट गया, बुक से देख रहा हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जितना पढ़ाया है उतने को समझिए पहले। चलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग देखते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट कहता है करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मीडियम। बेसिक डेफिनेशन मैंने लिया, और भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बट मैंने बेसिक लिया कि फ्लो ऑफ चार्ज एक कंडक्टिंग मीडियम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, इसको हम लोग आई से कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हम लोग एम्पियर कहते हैं। मीन्स करंट जो है लिखा जाता है CURRENT, इसका सिंबल आई है और इसका ये मतलब एम्पियर में हम इसे मेजर करते हैं। आई का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। आई जो है ये आपका क्यू बाई टी बनकर आता है। आई थिंक मैंने कुछ शायद पिछले वीडियोस में शायद लेट मी सी ये यस ये V इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं होगा, इट विल बी, मैं ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वर्क डन इक्वल V इक्वल टू W बाई क्यू। चूंकि ये वीडियोस का ये हिस्सा बाद में देखेंगे लेकिन फिर भी मैं देख लिया, तो ये क्रॉस चेक करने के बावजूद भी मेरे से एरर है, इसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हुआ, ऑब्वियसली ये करंट का मैं लिख दिया था ना कि इसका, सो ये गलत हो गया। आपका वर्क डन का W हो जाएगा एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव इज Q। चलिए I इक्वल टू क्यू बाई टी आया, तो वही बोल रहा है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम इन 1 सेकेंड। अब इसका डेफिनेशन जैसे कोई आपको कहेंगे कि व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट आप किसे कह सकते हैं। तो 1 एम्पियर करंट को आप कह सकते हैं कि यदि 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में मूव किया तो वी कैन से इट इज 1 ampere. When 1 coulomb of charge has moved through a area, through a place in 1 second, it is known as 1 ampere. So when 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, then it is called as 1 ampere. यदि आपको एक
कूलम का चार्ज किसी सेक्शन से गुजर जाता है 1 सेकेंड में, देन हम लोग क्या कहेंगे, इसे 1 एम्पियर कहेंगे। इससे हम लोग मेजर करते हैं एक डिवाइस से, जिस डिवाइस का नाम होता है आपको आमीटर। सो इट इज आमीटर, एक डिवाइस होता है। तो आमीटर की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ फिर इन 2 स्लाइड्स के बारे में। ये 2 आमीटर की फोटो हैं। ये मिली एमीटर है, मतलब जहाँ पे मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे हम इसे मिली एमीटर कहते हैं। और ये एक आमीटर है जिसमें कि ए लिखा हुआ है, तो अगर ये स्मॉल एम एंड कैपिटल ए लिखा हुआ मतलब ये मिलीमीटर है, जैसे मिली सेंटी होता है ना, तो ये मिली एमीटर है। और सिर्फ ए लिखा हुआ मतलब ये आमीटर है। जैसे हम लोग मिली सेंटी डेसीमीटर होता है ना, तो मीटर के इक्विवेलेंट हो गया एम्पियर और मिलीमीटर के इक्विवेलेंट हो गया मिली एम्पियर। अब हम लोग वापस आते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट था। इलेक्ट्रिक करंट के बाद से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बेसिकली आपको लाइन बाय लाइन समझना है कि क्या कह रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो उस समय ना 2 टाइप के चार्ज मालूम थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। उस समय प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी बट इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। एंड साइंटिस्ट थॉट कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वही करंट का डायरेक्शन देता है। सो यही कह रहा है कि सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट जब धीरे धीरे रिसर्च के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, then we came to know कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। एटम का स्ट्रक्चर जब मालूम चला, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, एक्चुअल में करंट मूव करता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो उसी स्टेटमेंट को कन्विंस करने के लिए उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं किया गया एंड कन्वेंशनल डायरेक्शन एंड एक्चुअल डायरेक्शन बनाया गया। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो ओल्ड वाला डेफिनेशन जो थे उसको माना गया कि पॉजिटिव से निगेटिव जाता है करंट। जो पुरानी थ्योरी मानी गई थी ना, करंट पॉजिटिव फ्लो ऑफ प्रोटॉन था तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको नाम दे दिया गया कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो ऑब्वियस है, उल्टा चीज है, जस्ट अपोजिट होगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। सो एक्चुअल फ्लो इज हाउएवर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल, जो कि हमको डायरेक्शन देता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही इसका बेसिक था जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। नेक्स्ट जो है पिक्चर है, मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है आपको डायरेक्शन बताने के लिए कि हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। एक वायर में करंट फ्लो कैसे होता है। तो आप इस पिक्चर को देखें, जब एक मेटल का कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम डायरेक्शन में, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, सबके डायरेक्शन रैंडम थे, कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस में देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया कि एक सोर्स लगा दिए बैटरी जिसका एक टर्मिनल हाई वोल्टेज पे एक टर्मिनल लो वोल्टेज पे है, तो निगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव से निगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। अब ये जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब यहाँ पे अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाएं तो इसकी जो रफ्तार है फ्लो करने की, उसी जगह पर अगर हम लोग 12 वोल्ट लगा देंगे तो इसकी फ्लो करने की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 220 वोल्ट लगा देंगे, इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वही चीज कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो की, जो रैंडमली ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस डिफरेंस के कारण अपने आप को यूनि डायरेक्शन में अलाइंड कर लेते हैं। तो यही इन बुक्स में इस वायर में लिखा है कि when the metal wire has not been connected to a source of electricity like cell or battery, जब इस मेटल वायर को सेल या बैटरी से नहीं जोड़ा गया था तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रैंडमली हर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब when the source of electricity like a cell or a battery is connected, जब इसमें हम लोग सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, then electric force act on electrons present in the wire, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। किस लिए काम करेगा, वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण। ये तभी तक फ्लो करेगा जब तक इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल में डिफरेंस है। जिस दिन डिफरेंस खत्म हो जाता है
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं, और उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, आवर सेल हैज बीन worn आउट, ये बैटरी हमारा खराब हो गया है, या तो हमें बदलना पड़ेगा या फिर हमको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मोबाइल्स में भी यही होते हैं रिचार्जेबल, कि जब तक ये डिफरेंस रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहता है। मोबाइल में आप देखते भी हैं कि आपका परसेंटेज दिखाता है, जैसे जैसे ये फ्लो घटते जा रहा है, मतलब कि आपके डिस्चार्ज होते जा रहा है, ये करंट का फ्लो की रफ्तार धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। Since the electrons are negatively charged, they start moving from the negative end to the positive end of the wire. This flow of electric current constitute the current in the wire. और इसी जो करंट फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। एक चीज आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में, बैठा के लीजिए, फैक्ट है कि आपको वोल्टेज और करंट दोनों एक ही चीज नहीं, दोनों दो चीज होते हैं। They both are not single thing, they both are two different thing. Voltage and current are two different thing, they are not same thing. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वोल्ट मीटर एंड एमीटर का कनेक्शन। मैं इसमें आपको कनेक्शन बताऊंगा, क्यों होता है ये आपको पूरे न्यूमेरिकल पढ़ाने के बाद ही समझ में आएगा, आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। सो वोल्ट मीटर और एमीटर दो डिवाइस हैं। सो इन दोनों का कनेक्शन आप देख लीजिए कि वोल्ट मीटर जो है वो कभी भी पैरेलल में कनेक्ट होता है एक सर्किट के, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। आप क्वेश्चन पूछेंगे वही, तो मैंने भी लिख दिया और आंसर नहीं दिया, ये आंसर आपको न्यूमेरिकल बताने के बाद ही समझ में आएगा, अभी बताएंगे भी तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं एक लाइन में बता भी देता हूँ कि अगर पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है, ये खुद जल जाएगा और करंट को फ्लो नहीं करने देगा। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेट इट बी, जब समय आएगा मैं समझा दूंगा। इसकी रेसिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो आप अभी ना बस दो चीज याद रखें, ये याद रखिएगा अभी तत्काल जब तक सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ रहे हैं, कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करता है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल क्या होता है वो अगला टॉपिक है, बस अभी आप पैरेलल वर्ड तो समझ सकते हैं ना, तो ये पैरेलल है और ये हमेशा जो है इसकी रेसिस्टेंस काफी हाई होती है। मीटर एक डिवाइस होता है जो कि हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में, और इसकी रेसिस्टेंस काफी कम होती है। रीजन क्या है, तो ये रीजन अभी आप रहने दें। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, ये दो छोटे वीडियोस थे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। आज आपका ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज के वीडियो का। सो इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन जो आपने बहुत सारा पढ़ा था, बट उसको डेफिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है क्लोज कंटिन्यूअस कंडक्टिंग मीडियम होता है। क्लोज का मतलब बंद हुआ, अक्सर हम लोग क्लोज मतलब समझते हैं कि हाँ बंद है मतलब अब इसमें फ्लो नहीं करेगा। करंट में कुछ अलग होता है, क्लोज मतलब करंट फ्लो कर रहा है, एंड ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो एक्चुअल में सर्किट हमारा ओपन हो जाता है, और जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं किसी भी स्विच को तो हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है। सो एक क्लोज बंद, कंटिन्यूअस लगातार, कंडक्टिंग मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो बिजली कंडक्ट कर रहा है, जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ सोर्स, एक सोर्स होना चाहिए। कंडक्टिंग मीडियम या कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, मतलब कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एक स्विचिंग डिवाइस, लोड एंड रिटर्न पाथ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो एक कंटिन्यूअस यहाँ से आपका यहाँ तक का डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी दिस डेफिनेशन। सो इसको समझिए मैं कह क्या रहा हूँ। मैंने तो अभी रीडिंग मारा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सर्किट क्या होता है। इस फिगर से अब देखिए, एक बैटरी होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए। सोर्स मतलब वह चीज जो बिजली सप्लाई कर सकता है। इवन एक बैटरी छोटा सा बिजली सप्लाई कर सकता है, से लेकर एक ऑल्टरनेटर जो थर्मल पावर प्लांट या आपको हाइडल पावर प्लांट्स के बिजली बनाने वाले जनरेटर होते हैं, कुछ भी आपके घर का डोमेस्टिक जनरेटर, आपके घर की बैटरी है, ट्रांसफार्मर है, दीज ऑल आर सोर्स।
तो सोर्स हो गया जिससे बिजली आ रहा है, तो यही कह रहा है क्लोज कंटिन्यूअस कंडक्टिंग मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ सोर्स। तो इन दोनों फिगर में सोर्स क्या है, एक बैटरी है। अब बैटरी रख देने से तो घर में आप बैटरी लेकर आ जाते हैं, या फिर तो आपको ऐसा नहीं ना है कि घर में बिजली आना शुरू हो जाता है। आपको क्या करना पड़ता है, बैटरी को तार से कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो तार क्या हो गया आपके लिए, कंडक्टिंग मीडियम। तो यही कह रहा है वो कंडक्टिंग मीडियम या कंडक्टिंग पाथ। स्विचिंग डिवाइस, अब आप 24 घंटे तो पंखे और लाइट को नहीं चला के रखेंगे, या जो भी चीज़ है उसको ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल स्विच रखते हैं, जिसको हम लोग जो कॉमन भाषा में स्विच करते हैं। तो ये इस फिगर में यहाँ पर ये स्विच दिखा रहा है, इस फिगर में यहाँ पर आपको स्विच दिखा रहा है। आपके घर का जो स्विच होता है ना, वो भी वही स्विच है। स्विच की डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड उसके वोल्टेज के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहता है, बट बेसिकली उन सबो स्विच का कॉमन फंक्शन होता है कि करंट को कट ऑफ करना। लोड, लोड उसे कहते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर रहा है। एक छोटा सा एलईडी बल्ब से लेकर एक बड़ा से बड़ा हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी बड़ा अप्लायंसेज, एसी हो गया, वो सारे के सारे लोड हैं। तो इस फिगर में लोड आपका क्या है, ये बल्ब। यहाँ पर इस चीज को लोड के तौर पे दिखाई है, कुछ भी हो सकता है। रिटर्न पाथ, यहाँ तक करंट आ गया, करंट को वापस ले जाने के लिए तो रिटर्न पाथ भी वायर ही होते हैं। ऑनगोइंग पाथ भी वायर और रिटर्न पाथ भी वही वायर होते हैं। बस डिफरेंस रखने के लिए कंडक्टिंग मीडियम की जगह पे हमने रिटर्न पाथ नाम दे दिया। आप चाहें तो इसको कंडक्टिंग पाथ भी लिख सकते हैं, बट ऑफिशियल स्टेटमेंट विल बी कंडक्टिंग पाथ ओनली। सो यही चीज आपका रहा। These are minimum component required to complete electric circuit। अब ये definition क्या कर रहा है, ये minimum requirement है। आपकी डिजाइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो डिवाइसेस सारे चीज है ना, ये मिनिमम इतने होने ही चाहिए। अगर इनमें से आप कुछ भी हटा देंगे तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे। स्विच नहीं है ना, तो तार को ऐसे हुक बना के रखा जाता है, जिसको हम हटा दिए तो वो भी स्विच का ही काम कर रहा है, तो वो भी चलेगा। मीन्स ऐसा चीज जिससे हम स्विच को, मतलब अपने सर्किट को जब चाहे तब तोड़ सकते हैं, जब चाहे तब बंद कर सकते हैं। स्विच हम लोग क्यों लगाते हैं, सेफ्टी के लिए, क्योंकि तार से आपको स्पार्क होने का या शॉक लगने का डर होता है। तो वही चीज है कि इतनी चीज चाहिए ही चाहिए। सोर्स होना चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए, स्विचिंग डिवाइस होना चाहिए, लोड होना चाहिए एंड रिटर्न पाथ होना चाहिए। इफ एनी ऑफ थिंग मिसेस आउट, इट इज नॉट ए सर्किट। अगर कोई भी चीज में नहीं रहेगा तो हम उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे। अब कह रहा है कि क्या इससे ज्यादा कोई चीज हो सकता है, तो हाँ, इससे ज्यादा आपको जितना चीज, अब इसमें आप सेफ्टी के लिए लगाना चाहते हैं तो फ्यूज लगा सकते हैं, एमसीबी लगा सकते हैं, मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, एमीटर लगा सकते हैं। तो अब आप इसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, बट जैसे ये जो चीज था ना, ये फंडामेंटल था। एक्स्ट्रा नहीं भी रहेंगे तो भी सर्किट कहा जाएगा, रहेंगे तो भी सर्किट कहा जाएगा। वो एक एडवांस सर्किट रहा, सर्किट विथ प्रोटेक्शन, सर्किट विथ मेजरमेंट। बट अगर इनमें से कुछ नहीं रहा तो उसे हम लोग सर्किट नहीं कहेंगे। अब ये स्टेटमेंट है, to get continuous flow of current in a circuit we need EMF। EMF एक एब्रिब्रिएशन होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में मोटिवेट कर रहा है मूव करने के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव, वही मोटिवेट करना, मोटिव मतलब ये जो नाम दिया गया। इन शॉर्ट EMF उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। ये सिंबल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट का, कि एक इलेक्ट्रिक सेल जो है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक सेल को, तो सिंबल्स के बारे में हम आपको अगले क्लास में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वीडियोस के ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ रही हैं। नेक्स्ट वीडियोस अब काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के रहेंगे, मेरे पास अपने लिमिटेशन है। सो दिस इज योर लॉन्ग वीडियोस। अब आपको मैं प्रिसाइजली कह रहा हूँ कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स एंड व्यू आवर्स काफ़ी कम है, सो आप लोग स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, और ये एजुकेशनल वीडियो है वो ऐसे तो वायरल होगा नहीं। तो यूट्यूब के लिमिटेशन के कारण से मैं अब आपको एक एक टॉपिक ही एक वीडियो में बता पाऊंगा। डैट विल बी हार्डली ऑफ 10 to 15 मिनट्स। उसमें कई चीज़ रिपीट ज़्यादा होंगे
और मैटर ऑफ कंटेंट कम होगा। बट दैट्स ऑल वे आई हैव बीन लेफ्ट ऑफ। बस इतना ही तरीका मेरे पास लेफ्ट ऑफ रह चुका है बिकॉज ऑफ द यूट्यूब पॉलिसी। सो आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये आप ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया है, जैसे मेरे से एक फार्मूला लिखने में गलती हुई थी, उसे मैंने सुधार दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुई जो अभी तक पढ़ा है तो उसे आप फाइंड आउट करें। अगर इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम है तो एक पेपर पे लिखकर मुझे मेरे नंबर जो हर स्लाइड्स पे आप देख रहे ही होंगे उस पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक वीडियो बना सकूं या आपको व्हाट्सएप पे उसके रिप्लाई दे सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।